इतने लोगों को मैनेज करना, सिक्योरिटी देखना और सब कुछ देखना, तो मतलब इट वॉज ए बिग चैलेंज फॉर भारत माता की जय बोला। 2 बार बोला, तीसरी बार जैसे ही उन्होंने भारत माता की जय बोलने के लिए याद उठाया तो वहीं कलेप्स हो गए। तो हमने उनको इवैक्यूएट किया। जैसे उनको अगर कूलर ही नसीब हो जाए तो ये कहते हैं कि बहुत बड़ी चीज मिलती अटैचमेंट, ये आर्मी अटैचमेंट की बात कर रहा हूँ। ये वे बैक इन 2011-12 में शुरू हुआ था सर, कि है। सीएपीएफ के ऑफिसर्स आर्मी यूनिट्स में अटैचमेंट में जाया करते थे। छह छह धुरंधर ही आते हैं। हाँ, सारे धुरंधर तो मुझे याद है कि साहब मैक्सिमम तो वो पहले से पैरा कमांडोज थे हमारे साथ। So, greetings खासकर तो everyone. Myself Raj Sharon. I'm an ex-NSG and ex-Cobra officer. Today, I would like to introduce you with Sahil Gupta, Deputy Commandant from BSF. He is an UPSC 2000 batch of BSF officer. After joining BSF, he has commanded the historic Atari Wagah border post and presided over the revered retreat ceremony, as lot of us have heard about it. And he has also a rich experience in serving around or along the active borders of Punjab and West Bengal. And apart from that, he has also served a short tenure, you can say, attachment with RR. And he has served, actually, he has been part of many city operations in JNK also. After serving a short, not a short tenure, a good tenure in BSF, he got then went on deputation with NSG. So he has served almost a good tenure in NSG also. So he has been part of many important assignments in NSG also. So today we're gonna share Sahil sir's uh, rich experience in pod. You will like this podcast. So Sahil sir, very good morning. या गुड मॉर्निंग राज, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सर थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल माय व्यूअर्स कि साहिल सर और मैं एनएसजी में साथ में थे, हमने साथ में सब किया है। एंड उससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि साहिल सर मुझसे सीनियर हैं। तो ही इज़ लाइक 3 years सीनियर टू मी इन सर्विस। तो आई हैड अपॉर्चुनिटी टू सर्व अलॉन्ग विद हिम एंड आई थिंक सर सर भी मुझसे कोरिलेट कर पाएंगे। जो द कार रैली थिंग वी हैड वी एंजॉयड दैट थिंग वेरी मच एंड वी हैड अ गुड मेमोरीज फॉर दैट आल्सो। वो क्या बोलते हैं, वो ऐसा चीज थी कि सर जो क्या कहते हैं, जो उसको याद करके हमेशा हंसी आती है। लाइफ लॉन्ग मेमोरीज थे हैं वो एक्चुअली ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। जब भी वो याद बिल्कुल सर। करेंगे तो एक खुशी के पल जो हैं वो पुराने वो याद आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। जस्ट सर बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको पूछूं से बस जस्ट कि हाउ इज सिविलियन लाइफ ट्रीटिंग यू नाउ सर, कैसा लग रहा है सर अभी? मिक्स फीलिंग्स, अभी इतना टाइम हुआ नहीं है। अब मैं एक चीज कहूंगा, आप फौज छोड़ देते हैं पर फौज आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ती है। वही है तो ना कि सर कि इतना टाइम सर्व करने के बाद फौज अंदर चली जाती है। अंदर चली जाती है वो। अभी क्या है कि व्हाट आई फील ना कि फर्स्ट यूनिफॉर्म इज लाइक ए सेकंड स्किन टू यू। तो जब एक बिल्कुल। आप यूनिफॉर्म उतारते हैं तो आपको उतना ही पेन होता है जैसे जब आपकी स्किन को कोई पील कर रहा हो। तो राइट राइट ठीक सर। है कि हम अपनी चॉइस से या किसी भी रीजन से हम यूनिफॉर्म छोड़ते हैं, बट एक उसको यूनिफॉर्म को छोड़ने का जो दर्द होता है ना वो रहता है, कुछ टाइम तक रहता है। एंड सेकेंडरी जो 12 साल एक जो है काफी लंबा पीरियड हो जाता है, तो उसके बाद जो है ना फौज आपकी वेन्स में जो है ना फ्लो करने लग जाती है लाइक योर ब्लड। तो उसको बिल्कुल अभी बिल्कुल। थोड़ा सा टाइम लगता है कि यू रिमेन ए फौजी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बिल्कुल 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 सर। चलिए सर। तो सर मैं जस्ट जानना चाहूंगा कि बिफोर फौज, जब आपने ज्वाइन किया बीएसएफ को, एग्जाम वगैरह दिया आपने सीए, उससे पहले आप मतलब क्या आपका माइंड सेट था फौज में आना है, क्या मतलब आपका कैसा था उस बारे में जानना चाहूंगा बिफोर कमिंग टू फौज। या आई मस्ट टेल यू, 12th के बाद मैंने एनडीए का एग्जाम दिया था। ओके। तो मेरा रिटर्न क्लियर भी हो गया था, बट उस टाइम मेरी दादी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा एक रोता पोता है, इसको तो मैं फौज में नहीं भेजूंगी। तो बट एक चीज और मैं कहूंगा कि आप फौज को नहीं चुनते हैं, फौज आपको चुनती है। तो 4 साल बाद मुझे पता भी नहीं था कि कोई एसीडी का, एक्चुअली हुआ ये था, मेरे फादर ने ये यूपीएससी का फॉर्म भर दिया था। और तो सीएपीए वाला। सीएपीएफ वाला। तो मई ओके में ओके। था, मुझे याद है मेरे बीटेक के फाइनल ईयर एग्जाम चल रहे थे, तो पापा ने कहा "एक कोई निकला है सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट का, मैं भर रहा हूँ, तू बस साइन कर दियो"। तो मैंने जस्ट साइन कर दिया था उसके ऊपर। तो मुझे आई थिंक मुझे याद है कि मुझे पता भी नहीं था कि जब मैं रिटर्न के लिए गया 10 दिन पहले जब उसका एडमिट कार्ड आया, तो मुझे पता भी नहीं था ये एग्जाम है क्या। तो बट ठीक है, तैयारी की उसके लिए, पढ़े। और वो कहते हैं ना कि भगवान का आशीर्वाद, और एक जब आपको एक यूनिफॉर्म चुन ही लेती है तो फिर आपको उधर जाना ही है। तो जाना ही है, मैं राइट कहूंगा राइट। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं तभी तभी बीटेक किया था। तो एक एमएनसी में मैं उस टाइम पे जॉब करता था बीटेक के बाद। तो तब मैं एग्जाम ओके देने गया था। तो ओके। मुझे आज भी याद है, रिटर्न में दे के आ गया था। और उसके जब उसका रिजल्ट आया, इनफैक्ट जो फिजिकल के लिए और मेडिकल के लिए कॉल आती है, तो मैं एक मीटिंग के अंदर था, सर। एक कॉन्फ्रेंस के अंदर था।
तो मेरी मदर का कॉल आया मुझे, तो उन्होंने कहा कि बेटा तेरा ऐसे ऐसे एक वो आया यूपीएससी का, तेरा वो है फिजिकल एग्जाम है। तो मुझे याद नहीं था कि मैंने कभी कोई ऐसा रिटर्न एग्जाम भी दिया था। तो मैंने कहा ये हुआ क्या? तो मम्मी ने बताया कि ये असिस्टेंट कमांडेंट का तेरा रोल नंबर का है। तो तब मुझे याद आया, मैं उस टाइम पे, मुझे आज भी याद है कि मैं मीटिंग में था, मुझे याद भी नहीं था कि मैंने ऐसा कोई एग्जाम दिया है। तो राइट राइट। बट ये था कि डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि यहाँ आना है, तो ऑब्वियसली यहाँ आए। बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। थोड़ा मेहनत भी की, हार्डवर्क किया, तो चीजें उसी, जब एक डायरेक्शन मिल गई तो उसी डायरेक्शन में बढ़ते गए, और चीजें होती गई। चलिए सर गुड है। पर हाँ सर वही है कि मुझे लगता है कि जब वेब का आपने एग्जाम दिया होगा उस टाइम एग्जाम देने के बाद रिजल्ट भी काफी लंबे टाइम बाद आया करता था, लाइक जो हाँ, अराउंड 4-5 महीने लग जाते थे उसमें। 6-7 महीने, 8 महीने रहता था। हाँ इनफैक्ट ज्यादा ही होता हुआ, इसी वजह से मैंने कहा कि मुझे याद नहीं था कि मैंने एग्जाम दिया था। राइट राइट राइट। नहीं नहीं मैं समझ सकता हूँ सर। तो सर हाउ वाज द एक्सपीरियंस जब आपको एसएसबी, सॉरी नॉट एसएसबी, सॉरी बीएसएफ अलॉट हुआ, तो आप बेसिक ट्रेनिंग के लिए गए। हाँ, तो बेसिक ट्रेनिंग में कैसा रहा आपका, हाउ वाज द एक्सपीरियंस इन बेसिक ट्रेनिंग? अरे वो भी एक बड़ी अच्छी कहानी है। मैं जिस कंपनी में था, जहां मैं जॉब करता था, वहां पे बीएसएफ और बाकी पैरामिलिट्री से लोग आते रहते थे, क्योंकि मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में था और क्लेम सेटलमेंट में देखता था। मेरी जो एजुकेशन थी, आई वाज एन इंजीनियर। तो बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो लोग मेरे पास आते थे क्लेम सेटलमेंट के लिए। तो क्या कहते हैं, उन्होंने, जैसे मैंने पूछा, लोगों से बात किया, तो सबने मुझे ये कहा कि साहब बहुत है, आप ऑफिसर हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेनिंग वेनिंग कुछ नहीं है साहब, आप आइए मजे कीजिए। और एकेडमी में तो देखिए गोल्फ होता है, एकेडमी में तो स्विमिंग पूल होता है। तो बीइंग ए टोटल सिविलियन बैकग्राउंड, तो मुझे ये पिक्चर था कि यार एकेडमी में क्या होगा, हो सकता है गोल्फ खेलेंगे, स्विमिंग करेंगे, थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क होगा। बीइंग ए टोटल सिविलियन मैं गया, तो कॉलेज से 1 साल हुआ था खत्म हुए। तो वैसे ही लंबे लंबे बाल रखता था, सिविलियन आउटलुक था। तो जब जादू आते मशीन ही, चल गई यस। ना। तो जब एकेडमी में आते ही सबसे पहले विसल बजी, तो मतलब 2 मिनट तक तो समझ ही नहीं आई विसल बजी क्यों है, सब लोग भाग रहे हैं, इधर उधर हो रहा है। तो उसके बाद जब हेयर कट हुआ, तो थोड़ा सा ग्रिड में आया कि यार ये क्या हो गया दैट वाज 360। तो वो गोल्फ और स्विमिंग पूल तो पूरा एकेडमी सिर्फ देखने के लिए नसीब हुआ। एग्जैक्टली वो सब देखने के लिए आप दूसरों को देख रहे होते हैं, हाँ देखो वो लोग खेल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। या बट वो भी जो था, वो एक एक्सपीरियंस था। मतलब उस टाइम पे हमें लगता है, जब ट्रेनिंग में होते हैं ना, कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, सुबह 5 बजे उठ रहे हैं और उसके बाद रात को 9-10 बजे, 11 बजे तक सब कुछ चल रहा है। बट वो लाइफ के वो मोमेंट है जो हम कभी नहीं भूल सकते एक्चुअली ना, कि आपके साथ ही आपके बैचमेट्स आपके साथ हैं। तो आप क्या है कि अगर कुछ आपके साथ कुछ हार्श हो भी रहा है, तो आपके साथ अकेले के साथ नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली वो सब लोग आपके पूरा साथ ग्रुप है, चल रहा है, हाँ पूरा राइट ग्रुप राइट आपके राइट। साथ है। और वो चीजें जो बिल्कुल आप सर। अपने करियर में, पूरे करियर मिस करते हैं जब एकेडमी से आउट होते हैं। तो एकदम से क्या होता है कि जब आप यूनिट में जाते हैं या किसी भी पोस्टिंग पे जाते हैं, तो वो आपके बैचमेट्स आपके साथ नहीं होते, जो हर टाइम पे आपका सपोर्ट बने रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए सर गुड है। सो सर जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई सर, तो जैसे आप वाघा बॉर्डर के वो जो पोस्ट आउट, नॉट आउटपोस्ट, जो पोस्ट है वहाँ को उसको आपने कमांड भी किया, तो वाघा बॉर्डर पर सर कैसा माहौल रहता है और किस किस तरह का प्रेशर रहता है, तो आप थोड़ा बताएंगे सर उस बारे में? हाँ, ये भी एक जो है ना, आई कैन से आई वॉज लकी कि मुझे हमेशा जो पोस्टिंग मिली ना, वो ऐसी मिली कि मैं हमेशा ही, मतलब लाइमलाइट टाइप की जगह पे, बड़ी ग्लैमरस जगह पे मैं रहा। तो इसको एक ब्लेसिंग भी कह सकते हैं, कि आई वॉज ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी जगह मिले, या फिर भगवान ने मुझे, मेरे लिए कुछ अलग ही तैयार कर रखा था कि इसको जब भी जाएंगे कोई ना कोई चैलेंज साथ में देते देते हुए जाएंगे। तो जो एक्चुअली वाघा बॉर्डर का माहौल रहता है ना, तो मैं जब अकेडमी से गया, तो मैं गया था एज ए सोल्जर। बट जब वाघा बॉर्डर गया, तो वहां पे आपको पूरा दिन सोल्जर बन के रहना है। लेकिन जब वो रिट्रीट सेरेमनी का टाइम होता है ना, 3 से 4 घंटे का, उस टाइम पे आप एक पुलिसमैन बन जाते हैं। क्योंकि वहां पे मुझे याद है कि जो नॉन पीक सीजन है ना, जब बिल्कुल आप कहते हैं कि इस टाइम पे तो टूरिस्ट हो ही नहीं सकता, उस टाइम पे भी जो रश होता था, वो होता था अराउंड 8 to 10,000। और आई हैव सीन इन समर वेकेशंस एंड स्पेशली इन विंटर वेकेशंस आल्सो ऑन द वीकेंड्स, की रश बढ़ जाता था अराउंड 80,000 to 1 लाख। और यू वॉन्ट बिलीव राज कि उस टाइम पे जो वहां स्टेडियम था, अभी तो काफी बड़ा स्टेडियम बन गया है, उस टाइम पे जो हाँ राइट स्टेडियम, सर। उसकी जो कैपेसिटी थी वो थी जस्ट 6,000। तो इतने लोगों को मैनेज करना, सिक्योरिटी देखना और सब कुछ देखना, तो मतलब इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी एट दैट टाइम। तो बिल्कुल सर। आप आते हो एज ए यंगस्टर, जब आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो आप, आपके लिए एक वो चैलेंज भी होता है, और आप ये भी सोचते हैं कि यार क्या करूं इस टाइम पे। बट ठीक है, ड्यू टू सपोर्ट ऑफ सीनियर्स और जो हमारी ट्रेनिंग थी उसकी वजह से, जो मेरा टेन्योर रहा वो बिल्कुल ही इंसिडेंट फ्री रहा। और
आई मस्ट टेल वन थिंग कि एक इंसिडेंट हुआ था उसी टाइम पे, इट वाज इन 2014, कि पाकिस्तान साइड में वाघा में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। हाँ राइट सर। तो वो एक्चुअली रिट्रीट सेरेमनी के टाइम पे ही हुआ था। तो वी वर लकी एनफ कि इंडिया साइड में कोई डैमेज नहीं हुआ, और वो जो इंटेंसिटी थी उस ब्लास्ट की काफी ज्यादा थी। तो ये कहिए कि हमारे ट्रूप्स अलर्ट थे, हमारे जो अरेंजमेंट्स थे वो इतने अच्छे थे कि वो इंडिया साइड में कुछ नहीं कर पाए, वो पाकिस्तान साइड में ही ब्लास्ट हो गया था। बट अगर वो ओके। इंडिया साइड में होता तो काफी बड़ा इंसिडेंट होता। तो एक तो सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है ऐसी जगहों पे। दूसरा जो क्राउड मैनेजमेंट है, बिकॉज वो जगह ऐसी है ना कि लोगों के सेंटिमेंट्स हैं वहां से जुड़े हुए, हर कोई आना चाहता है। बिल्कुल और सर। दूसरा क्या है कि वो एक फ्री एक्सेस, एक रेस्ट्रिक्टेड जगह होने के बाद भी वो बिल्कुल फ्री एक्सेस टाइप का हो जाता है शाम को, कि कोई ऐसी कोई पेड टिकट नहीं है वहां पे, आप कोई भी जा सकता है, परेड बिल्कुल में बैठ सकता है। तो लोगों के एक सेंटिमेंट्स हो जाते हैं कि यार हम यहाँ तक आए हैं तो हम अंदर भी जाएं। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज उनको समझाना, साथ में उनके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, तो उन चीजों, उन लोगों को ये समझाना कि नहीं अंदर इतना रश है कि आपके बच्चों को नुकसान है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोगों को रोक पाना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक चैलेंज था। बट हाँ, जब चैलेंज में आप जाते हो ना, जब आपको चैलेंज मिलता है, आपको धीरे धीरे सक्सेस मिलने लगती है, तो आपको उस चीज में मजा आने लग जाता है। बिल्कुल। तो मैं ये कहूंगा वो वन ऑफ द गोल्डन पीरियड था मेरे करियर का, और सीखने को बहुत कुछ मिला। अ, इसके अलावा एक वो वहां पे सेलिब्रिटी मूवमेंट भी बहुत ज्यादा रहता था, तो रोज कोई ना ओके। कोई बॉलीवुड एक्टर, स्पोर्ट्स पर्सन, तो ये लोग आए रहते थे, तो वो मैनेज करना, तो वो भी मतलब जो हम जनरल फौज में होते तो हमें इन चीजों की आदत या इन चीजों एक्सपेक्ट नहीं होता कि ये चीजें हमारे साथ होंगी, या ट्रेनिंग हमें इस तरह की। राइट राइट। बिल्कुल सर। बट वहां पे तो ये मूवमेंट क्योंकि ऑलमोस्ट रोज ही होता था, तो ये भी एक जो था लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। राइट सर राइट। ओके सर, जस्ट फॉर ऑडियंस, मैं ऑडियंस के लिए उससे पूछ रहा हूँ कि अ, जैसे हमारे बीएसएफ इस इंडिया की तरफ रहता है, उधर पाकिस्तानी रेंजर्स रहते हैं, तो उनके साथ कैसा कोऑर्डिनेशन रहता है, कुछ लड़ाई वगैरह कुछ, ये सब ऑडियंस के लिए है सर। जो रिलेशनशिप रहता है ना, आई मस्ट स्पेशली इन प्लेसेस लाइक पंजाब, राजस्थान, तो बड़ा कॉर्डियल रिलेशनशिप रहता है। ओके। और वो एक क्या है कि मैन टू मैन भी है, कि आप जो है ना रिस्पेक्ट है, कमांड करते हैं। तो आई नो कि मैं 4 साल जब रहा पंजाब बॉर्डर पे रहा, तो मेरा काउंटर पार्ट था वो मुझे हमेशा सैल्यूट करता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम आमने सामने हुए हों और उसने मुझे सैल्यूट ना किया हो। तो मैंने बागा के अलावा 6 और ऐसी पोस्ट थी जहाँ पे कमांड किया, जो कि ऑलमोस्ट पूरा बटालियन का एरिया था। बट मेरे ओके। साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। तो हमारी जैसे फ्लैग मीटिंग्स और मंथली मीटिंग भी होती थी, तो ओके। वो लोग थे, वो पूरा मंथली मीटिंग में तो वो लोग बहुत अच्छा रिगार्ड देते थे हम लोगों को। तो ये एक आपका वन टू वन है, रिलेशनशिप है। और जहाँ पे हॉट वॉर सिनेरियो है वहां तो मैं मानता हूँ रिलेशनशिप खराब होते हैं, बट पंजाब ऐसी जगहों पे जो है वो रिलेशनशिप कोर्डियल ही रहते हैं ओके। अमूमन ओके। से। तो जो वहाँ पे जो वाघा जो बॉर्डर वहाँ पे जो सेरेमनी होती है, तो वहाँ जो इस तरह की एक एनर्जी रहती है ना वहाँ पर, एक एकदम जोश वाली, पैट्रियोटिज्म हम्म, वाली, तो वो दोनों साइड ही रहती है। बिल्कुल। तो वो एकदम से कैसे आ जाती है, मतलब व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट एनर्जी। ये आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता। या तो कह लीजिए वो माहौल है, वो माहौल है ना, वो वहीं पे फील कर सकते हैं आप। जैसे आपने देखा होगा ना कि एक क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच में क्या है, अगर देखा जाए तो कि 11 लोग एक बॉल के पीछे भाग रहे हैं, 2 जने उसके पीछे भाग रहे हैं। बट जब वो माहौल बनता है ना, तो उससे एनर्जी आती है, उससे जोश आता है। जैसे आपको याद होगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था, तो हमारे बचपन की यादें हैं कि मार्केट बंद हो जाती थी, खासकर वर्ल्ड कप का मैच था, मार्केट बंद, गलियां सुनसान। तो राइट जब मैं राइट राइट। बाघा बॉर्डर गया तो मुझे ये लगा यार, अगर पेट्रियोटिज्म देखना है ना, या तो इंडिया पाकिस्तान का मैच आता हो या बाघा बॉर्डर गया हो, तो दैट इज द हाइट ऑफ पेट्रियोटिज्म। राइट। और माहौल की बात करें वाघा का, तो आई मस्ट टेल यू कि ड्यूरिंग माय टेन्योर 2 ऐसे लोग थे जो हार्ट अटैक से वहां पे एक्सपायर हो गए। तो इट वाज वेरी सैड, बट ये आपके माहौल को दिखाता है कि वहां पे माहौल इतना हॉट हो जाता है, इतना पेट्रियोटिक हो जाता है कि लोगों के दिलों की धड़कनें इतनी बढ़ जाती हैं। तो मुझे ओके। याद है कि जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, जब चार्ज लिया मैंने वहां का, तो एक बुजुर्ग आदमी थे, लगभग 75 साल के रहे होंगे। तो वो भीड़ में थे, और उन्होंने भारत माता की जय बोला, 2 बार बोला, तीसरी बार जैसे ही उन्होंने भारत माता की जय बोलने के लिए याद उठाया, तो वहीं कोलैप्स हो गए। तो हमने उनको इवैक्यूएट किया। तो दुर्भाग्य से वो बचे नहीं, बट उनकी बेटी उनके साथ थी, मुझे याद है। और वो इतना प्राउड थी, वो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पिताजी को आज या कल तो जाना था, 75 साल 76 साल एज हो गई है, बट वो ऐसी जगह पे गई हैं और ऐसे माहौल में गई हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक शहीद की मौत जो है ना, उन्हें नसीब हुई है। तो माहौल वहां उस लेवल का हो जाता था। राइट सर राइट सर। ग्रेट सर ग्रेट। वंडरफुल। चलिए सर। सो आप सर जैसे पंजाब बॉर्डर पे भी आपने काम किया है, और वेस्ट बंगाल साइड भी आपने काम किया है,
तो सर क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं, क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं, थोड़ा शेयर करिए सर इस बारे में। एक्चुअली जब बॉर्डर गार्डिंग की बात आती है ना, तो सबको ये लगता है कि एक तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें आता है ना एज ए बीएसएफ पर्सनल, कि लोगों को पता ही नहीं होता कि बीएसएफ क्या है। बॉर्डर पे तो पता है, बट जब हम आके कहीं मीटिंग में बैठते हैं या किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो आधे लोग सोचते हैं ये शायद इंडियन आर्मी ही है, ये इंडियन आर्मी बॉर्डर पे है। एक तो आइडेंटिटी का एक जो है ना, लोगों को समझाने में कि नहीं साहब हम बीएसएफ हैं, हम बॉर्डर गार्डिंग करते हैं। तो एक तो वो चैलेंज आता है। दूसरा, जो इस तरह के बॉर्डर्स होते हैं ना, पंजाब के जो बॉर्डर्स हैं या बंगाल के बॉर्डर्स हैं, तो वहां पे हमारी जो टास्किंग है ना वो डबल हो जाती है। डबल इन द सेंस, एक जो मिलिट्री टास्किंग है, जो बॉर्डर गार्डिंग जो है ना, वो तो एक हमारी प्राइमरी टास्क है ही। तो उसके साथ जो है ना, एक पुलिसिंग वाला जो टास्क है, जो पुलिस वाला टास्क है, वो भी एक एड ऑन होता है हमारे बॉर्डर पे, जो शायद लोगों को या आम जनता को नहीं पता है। पता नहीं। क्योंकि ऐसे बॉर्डर्स पे जो है ना, जेएनके में आपने सुना होगा कि सीज फायर वायलेशन हो रही है, गोलियां चल रही हैं। ऐसे बॉर्डर्स पे जो होता है ना, क्रॉस बॉर्डर क्राइम ज्यादा होते हैं। जैसे हीरोइन की स्मगलिंग है, जो पंजाब में बहुत ज्यादा होती थी। उसके अलावा जो कुछ लोग अनजाने में उधर से इधर आ जाते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं, तो इस तरह के इंसिडेंट बहुत होते हैं। आजकल से ड्रोन भेजने लग गए, तो क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स ज्यादा है वहां पे, बजाय मैं कहूँ कि कोई मिलिट्री एक्शन है, जो खासकर इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे है। तो एक ये चैलेंज रहता है कि डुअल जो है ना, रोल बीएसएफ का रहता है ऐसे बॉर्डर्स के ऊपर। राइट राइट। और अब वेस्ट और ईस्ट में जब हम जाते हैं ना, तो वो 360 डिग्री जो है ना, वो काम करने का तरीका भी बदल जाता है। जैसे हम यहाँ पे ऑफेंसिव पोस्चर होता है, जब हम वेस्ट बॉर्डर पे होते हैं, वहाँ हमारा बड़ा ऑफेंसिव सा पोस्चर रहता है। बट जहां हम ईस्ट साइड आ जाते हैं, बंगाल साइड आ जाते हैं, तो हम बड़े डिफेंसिव पोस्चर में आ जाते हैं। तो बिकॉज बांग्लादेश बीइंग ए फ्रेंडली नेशन, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ जो फायर करते हैं वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ही कर पाते हैं, और वो भी बड़ा ओके ही रेयर होता है कि हम फायरिंग करें। और चैलेंजेस ओके वहाँ डिफरेंट हैं, बिकॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जो वहाँ की कंडीशंस हैं, उस वजह से वहाँ पे छोटे छोटे क्राइम ज्यादा हैं। तो आप जो है ना 100% पुलिस वाले रोल में आ जाते हैं, मिलिट्री रोल से निकल के। ओके तो ये एक जो है ना छोटा सा जो कह लीजिए चैलेंज रहता है, जब कोई भी यूनिट, जैसे मैं गया था, मैं एनएसजी से जब गया, तो मेरे लिए वो 360 डिग्री था। मैं जब एनएसजी आया था तो मैं जेएनके से आया था। तो ओके। जेएनके में तो आपको पता है कि पूरी तरह से मिलिट्री एक्शन रहता है। तो हम्म। और जब जब बंगाल आया तो वहां पे बिल्कुल ही पुलिस वाले रोल में आ गए। तो ये एक हर एक आदमी के साथ ये थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए चैलेंज आता आता है। ओके ओके। तो सर कौन सा बॉर्डर ज्यादा चैलेंजिंग है, पंजाब या बंगाल का, मतलब ऐसा मैं फोर्स पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं। एज ए फोर्स पर्सनल आप कहें तो मैं कहूंगा बंगाल इज मोर चैलेंज। बिकॉज ऑफ कि वहाँ से मतलब इतने ज्यादा डिफेंसिव रहना पड़ता है इस वजह से। डिफेंसिव भी है, और दूसरा क्या है कि बहुत सी चीजें ना, अब वहां पे आपको पंजाब बॉर्डर में ना आपको दिख रहा है आपके सामने दुश्मनी है, पाकिस्तान इज आवर एनिमी बेसिकली ना, बट बांग्लादेश इज अ फ्रेंडली नेशन, तो वो हमारा बिल्कुल। दुश्मन नहीं है। तो जब दुश्मन नहीं होता तो हमें उसको बड़ा जो है ना क्या कहते हैं, डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ता है। जैसे हमारा एक पड़ोसी होता है जिससे आपके अच्छे रिलेशनशिप है, पर है तो आपका पड़ोसी ही। तो तो वो, कुछ भी गड़बड़ होती है तो सबसे मैनेज करना पड़ता है। हाँ, तो उसी हिसाब से करना पड़ता है। दूसरा वहां पे क्या है कि पॉवर्टी ज्यादा है, तो छोटे छोटे क्राइम्स बहुत ज्यादा है। तो एक ओके जो है ना, अच्छा, दूसरा एक सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि वहां पे जो बॉर्डर फेंसिंग है, कुछ जगह पे वो पोरस भी है, बिकॉज ऑफ द रिवराइन बॉर्डर्स, बहुत से रिवर्स। तो जो कैटल स्मगलिंग है, तो वो उसका जो रिवराइन बॉर्डर का उसका बड़ा, जो स्मगलर्स को उसका फायदा मिलता है। सेकेंडरी क्या है कि वहां पे फेंसिंग के आगे जो है ना, वो विलेजेस और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अप टू आईबी इनफैक्ट मैं कहूँ वो बहुत ज्यादा है। तो ओके। जब आपका आईपी तक ही पॉपुलेशन होती है, तो क्रॉस बॉर्डर जो स्मगलिंग है या क्रॉस बॉर्डर किसी भी तरह का क्राइम है, उसको बहुत इजी हो जाता ज्यादा है। मुश्किल हो जाता है। ओके ओके ओके। सर जैसे मैंने जैसे मेरे बैचमेट्स भी हैं बीएसएफ वगैरह में, तो उनसे जैसे बात बात भी हुई है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो वेस्टर्न बॉर्डर पर टेम्परेचर वगैरह का रहता है, काफी गर्मी वगैरह उस साइड, और ईस्टर्न बॉर्डर पर काफी ह्यूमिडिटी और मच्छर वगैरह उसकी बड़ी दिक्कतें रहती हैं। बट जो काम ड्यूटी के अलावा ये टास्क और थोड़ा मुश्किल कर देते हैं ये सब चीजें। तो इज इट ट्रू राइट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब आप पंजाब की बात करें तो पंजाब, हमें लगता है कि यार दिल्ली जैसे ही होता हुआ क्या है वहाँ पे, इट्स अ प्लेन एरिया। बट मैंने 4 साल देखा वहाँ पे, जो है ना, दोनों टेम्परेचर बहुत, दोनों क्लाइमेट बहुत ही एक्सट्रीम होते हैं। बिल्कुल। तो गर्मियों में 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, और वहाँ उसी तरह जो है ना, सर्दियों में जब टेम्परेचर होता है तो वो 0 डिग्री तक आ जाता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि 1.5 महीने तक तो सूरज देखने के लिए हम लोग तरस जाते हैं, और धुंध इतना होता है कि आपके साथ खड़ा हम्म। हुआ आदमी आप नहीं देख सकते। बिल्कुल, तो वही। और उस टाइम में बॉर्डर गार्डिंग करना। हाँ, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, खासकर ऐसे टाइम पे ना। तो
और सरवाइव करना इस कंडीशन में वो उससे बड़ा चैलेंज है। कि आप भी जानते हैं कि फोर्सेस में जो है ना, कि जो ग्राउंड सोल्जर्स हैं उनको अगर कूलर ही नसीब हो जाए तो ये कहते हैं कि बहुत बड़ी चीज मिल गई है। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। वो उस कंडीशन में 50-55 डिग्री में जो है रहना, वो अपने में एक चैलेंज है। और जब आप ईस्ट में आते हैं, बंगाल जैसी जगह पे आते हैं, तो वहां पे आपका कूलर भी कारगर नहीं होता है। तो इतनी ह्यूमिडिटी में ड्यूटी बहुत ज्यादा है। आप मतलब, मैं किसी को भी ये चीज कहता हूँ ना तो कोई भरोसा नहीं करता कि एक जो बीएसएफ का जवान है वो दिन में कम से कम 14 से 16 घंटे ड्यूटी देता है, जो उसकी एक्टिव ड्यूटी है। बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल। जैसे हम अपने घरों में भी अपना काम करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, घरों की मेंटेनेंस करते हैं, तो ऐसे ही सभी लोगों को मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है अपने जो बॉर्डर के एरिया है बीओपी जहाँ रहते हैं वो। या अपना एरिया है, तो उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। तो उसमें भी उसका जो है 2-3 घंटा उसमें भी लगता है। तो एक तो चैलेंज की इतनी टफ ड्यूटी के बावजूद आपको सोना सोना नसीब नहीं हो रहा है। और जब सोना नसीब होता है तो आपके आपके पास एक पंखा है। तो आज की डेट में हम दिल्ली में बैठे हैं, तो हम सोच सकते हैं कि हम बिना एसी के सर्वाइव नहीं कर पाते। तो उससे ज्यादा हार्श कंडीशन में सिर्फ एक पंखे में सर्वाइव करना एक बैरक में, तो वो क्लाइमेटिक कंडीशन बड़ा ही एडवर्स रहता है हमारे जवानों के लिए हर बिल्कुल जगह। बिल्कुल सर। मैं आई कैन टोटली कोरिलेट कि मैं सर ऐसी सेम कंडीशन में सब, जब मैं झारखंड छत्तीसगढ़ में सर्व करता था ना, सेम कंडीशन ऐसी। हम तो हाँ, जंगल में रहते थे, जंगल में गर्मियों में पड़े हुए हैं, मतलब बिल्कुल बुरा हाल हो रहा है, बट ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ जॉब सर, तो उसमें तो कुछ कर नहीं बिल्कुल सकते। बिल्कुल। चलिए सर, ग्रेट सर। हाँ सर, आपका एक छोटा टेन्योर जो आर्मी अटैचमेंट हमारे टाइम में हुआ करता था, वो आपने काटा आरआर के साथ। तो कौन सी आरआर थी सर, कहाँ पोस्टेड थे आप? मेरी 8 राष्ट्रीय राइफल थी। इसका जनरल एरिया किश्तवाड़ का था, जो एक्सेस थी किश्तवाड़ एक्सेस थी। किश्तवाड़ साइड का। तो हाँ, ये 8 आरआर कौन सी रेजिमेंट की थी सर? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि इसमें जो रेजिमेंटल वो था ना, ये एक्चुअली थी इन्फेंट्री की मद्रास रेजिमेंट थी। और ओके आर्मर्ड के इसमें एलिमेंट्स थे। ओके और ओके ओके। मजे की बात यह है कि जो इन्फेंट्री जैसे बताया वो तो मद्रास के एलिमेंट्स थे, और बट जो आर्मर्ड के जो थे ना एलिमेंट थे, वो जनरली जो कुछ कंपनीज जो थी वो सिख की थी, कुछ कंपनी जो थी वो जाट की थी, और ओके कुछ कंपनीज में यूपी वेस्टर्न यूपी के लोग थे। तो एक बड़ा ही ना अतरंगी सा एक मिक्सचर था वो जो आ रहा था। ओके। जो कि नॉर्मली जो है ना किसी इन्फेंट्री यूनिट में या फौज में जनरली देखने को मिलता नहीं है। मिलता नहीं है, राइट राइट सर, बिल्कुल। तो सर, हाउ वाज एक्सपीरियंस विद आरआर, कैसे, मतलब क्या रहा वहाँ पर? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, सीखने को मिला। क्योंकि उससे पहले जेएनके का टेन्योर कभी काटा नहीं था। तो एक सीआई जो है वो सीआई टोटली डिफरेंट हो जाता है बॉर्डर से। बिल्कुल। एक जो था टोटली नई चीजें जो देखने को मिली। फिर एक आर्मी का जो सेटअप होता है, तो वो सीखना, उसमें ढलना, तो एक बड़ा चैलेंज रहता है। फिर दूसरा क्या है कि आप जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में होते हो तो सब आपको बड़ा इजीली एक्सेप्ट कर देते हैं। बट जब राइट आप राइट। ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाते हैं तब आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। प्रूव करना पड़ता है, राइट। तो ये हमारे पास चैलेंज था फिजिकली पीआईटी में अपने आप को प्रूव करना। और बेसिकली फौज में देखा जाए तो दो ही जो है ना क्राइटेरिया है, एक आपकी फिजिकल फिटनेस, एक फायरिंग। तो बिल्कुल। अगर आप अपने आप को उसमें प्रूव कर देते हैं तो आप अच्छे से प्रूव कर। आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ, एक्चुअली एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और आई वॉज लकी कि मुझे याद है कि हम लोग 16 ऑफिसर्स थे जब हमने की सीबीएस बारहवां में पीआईटी की थी हमने। तो हम ओके। सीएपीएफ के 16 ऑफिसर्स थे। और यू वोंट बिलीव राज की बीपीटी में हम लोग जब हमारी फर्स्ट बीपीटी हुई, तो हम सबके सब एक्सीलेंट थे। All 16 were excellent. Even Commandant CBS Bhargava was not. He was in shock कि how can that be possible कि सारे के सारे ही ऑफिसर्स जो हैं वो एक्सीलेंट आ रहे हैं बीपीटी के अंदर। तो जो हमारे ऑब्स्टेकल्स थे वो दोबारा से कराए गए। और जब फायरिंग हुआ तो almost 90% of the officers were marksmen. So that was unbelievable. And मतलब all the staff of CBS were just praising the CAPF officers. और मैं आपको बताऊं तो जब हम लोग गए थे सीबीएस में पीआईटी के लिए, तो उनका एटीट्यूड बिल्कुल ही डिफरेंट था कि यार पता नहीं आ रहे हैं ये लोग बाहर से आ रहे हैं, कैसे होंगे, डिसिप्लिन कैसा राइट होगा, राइट। कैसा नहीं होगा। तो बड़ा एक्सेप्ट करना। पर जब एक वीक के बाद जब ये टेस्ट हुआ ना, वीकली टेस्ट हुआ, तो लोग मतलब एक एक्सेप्टेंस लेवल जो था वो ऑलमोस्ट अब एकदम से ही बढ़ गया सबके, जो था बिल्कुल पूरे बिल्कुल बिल्कुल। स्टाफ का। तो दैट वाज अमेजिंग। ग्रेट सर। मैं सर एक ऑडियंस को बता दूं कि जो मैं आरआर अटैचमेंट, ये आर्मी अटैचमेंट की बात कर रहा हूँ, ये वे बैक इन 2011-12 में शुरू हुआ था सर, कि हम्म। सीएपीएफ के ऑफिसर्स आर्मी यूनिट्स में अटैचमेंट में जाया करते थे 6-6 महीने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि आप आर्मी यूनिट के साथ इन्फेंट्री हो सकती है, आरआर हो सकती है, जो ऑपरेशनल एरिया में एक्टिव है, तो उनके साथ आपका अटैचमेंट होता है 6 महीने के लिए। तो वहाँ आर्मी के साथ रहते हैं, उनकी टैक्टिक्स वगैरह कैसे काम करते हैं वो सीखते हैं। तो सर, मेरे बैच को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो मेरे बैच का जो फर्स्ट लॉट था वो आर्मी अटैचमेंट करके आ गया था। जस्ट उसके बाद ही मेरा जो नंबर आना था आर्मी अटैचमेंट के लिए, वहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, अब आर्मी अटैचमेंट बैठने की जरूरत नहीं है। तो मेरा आर्मी अटैचमेंट वाला वो रह गया था सर वहाँ पर। तो वो था सर। ठीक बट है। आई थिंक
serving in NSG was way better than serving in RR because ना मैं ये ऑब्वियसली सर, या बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं बट एक रहता है ना कि सर एक अपने उसमें दूसरे उसमें जाके काम करना, मतलब दैट इज चैलेंजिंग तो रहता ही, बट सीखने को मिलता ही है सर। नहीं राज, आई मस्ट से दैट यू हैव प्रूव्ड यू एनफ योरसेल्फ एनफ। So I know you were in training center and मतलब all the officers were just afraid of you, especially the new trainees. They used to say कि यार नहीं यार वहाँ राज सर है, पता नहीं यार वो he is physically damn fit, तो पता नहीं क्या करेंगे। You have already proved yourself. नहीं नहीं सर, मैं जैसा जैसा नॉर्मल मैं वैसे ही रहता था, बट मैं ऑडियंस को बता दूं कि जो साहिल सर हैं, ही इज, मैं जिम फ्रीक नहीं बोलूंगा, बट ही इज अ फिटनेस एंथुसियास्ट। आप इनकी बॉडी वगैरह देखेंगे तो यू विल लव हिम, कि हाउ ही हैज मेंटेन्ड हिमसेल्फ। और इनको फिट एक होता है ना कि फिटनेस का शौक है, तो बहुत शौक है। मैं सर कार रैली में भी, जब हम कार एनर्जी कार रैली में गए थे एक बार, तो जहाँ हम रुकते थे वहाँ दे विल कीप ऑन सर्चिंग कि जिम है क्या इधर, तो वहाँ जाके जिम करना, रनिंग करना। तो सर को उस तरह के बहुत, मतलब एक अच्छा शौक है मैं कहूँगा। तो इज ग्रेट सर। मुझे लगता है इस चीज़ को आप हमेशा आगे कैरी करते रहिए सर। Thanks, thanks. अच्छा सर, आरआर के टाइम के बाद जब आप एनएसजी, मतलब क्यों, मतलब आपने सोचा था पहले कि एनएसजी जाना ही है, या फिर किसी ने नाम फॉरवर्ड कर दिया, कैसे? Uh, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना इस पॉडकास्ट के शुरू में कि यूनिफॉर्म आपको चुनती है, आप यूनिफॉर्म को नहीं चुनते। तो मुझे याद है कि मैंने अपने ना जो मेरे सीईओ हुआ करते थे उनसे मैंने एक दिन ऐसे ही पार्टी में कहा था कि सर मुझे भी ना कोई मतलब या तो मुझे थोड़ा फिजिकल चैलेंजेस में बड़ा मजा आता था। तो मैंने उनको मजाक मजाक में कहा कि सर अगर या तो पैरा का कोई प्रोबेशन कोर्स है तो उसमें मुझे भेज देना, नहीं तो एनएसजी में मुझे भेजना। तो जो मेरे सीईओ थे उन्होंने मुझे कहा कि एसपीजी जाएगा क्या। तो मैंने कहा सर एसपीजी में मतलब मैं जाना चाहता हूँ बट एज ए डेपुटेशन, बट इतना ज्यादा मैं विलिंग नहीं हूँ। बिकॉज एसपीजी के बारे में मुझे इतना जो है ना एसपीजी के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। वो बस इतना ही पता होता है कि हाँ ये लोग जो है टॉप मोस्ट जो है एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं हमारे पीएम को, ऑनरेबल पीएम को। तो इतना ही पता होता है, तो मुझे भी उतना ही पता था। तो मैंने सिर्फ यही कहा कि मेरा सर अगर कोई फिजिकली चैलेंजिंग कुछ आता है तो आई वुड बी मोर कंफर्टेबल फॉर दैट। तो मुझे याद है मैं एक कोर्स करने गया हुआ था देहरादून में, तो दैट वाज ए फ्लड वाटर रेस्क्यू कोर्स। तो ओके। मैं वहां था, तो मेरे सीईओ ने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे कहा कि यार साहिल एनएसजी का आया हुआ डेपुटेशन, तो तेरा विलिंगनेस भर दूं क्या। तो मैंने कहा कि ठीक है सर आप कर दीजिए, और कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं साइन करके भेज दूंगा। तो मैंने भेज दिया। तो उसके बाद काफी टाइम हो गया उस नॉमिनेशन को गया हुआ। तो मुझे याद है कि जो एक पीटी कोर्स होता है, तो पीटी कोर्स करने के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया था। तो मैं उसका पीटी का जो एक प्रिपरेटरी कोर्स होता है जो एसटीसी उधमपुर में चल रहा था बीएसएफ का, ओके। तो मैं उसमें गया हुआ था। तो यहाँ से मैं यूनिट से गया था अपना पीटी कोर्स का प्री करने। और मेरा ही एक बैचमेट था परमजीत सांगवान, वो आया था पोस्टिंग उधमपुर में। तो 2 दिन हुए थे, तो हम लोग रूम में थे, एक ही रूम शेयर करते थे हम दोनों। तो वो जो थे वो कमांडेंट पद से बात कर रहे थे कि सर आई एम नॉट विलिंग फॉर एनएसजी, और मैं जो हूँ ना अभी अभी पोस्टिंग आया हूँ, तो मेरे 3-4 साल में यहाँ रहूंगा उधमपुर में एसटीसी में। तो अभी मैं सर एनएसजी कोर्स करना नहीं चाहता। तो इतनी बात हुई, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो वेरी नेक्स्ट डे मुझे यूनिट से फोन आया कि साहिल यू वर द फर्स्ट रिजल्ट और तुम्हें एनएसजी जाना है कोर्स करने। तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था मेरे अच्छा लिए। अच्छा, सांगवा सर का वहां से नाम हट गया और आपके रिजल्ट में आप ऊपर आ गई। तो मैं आज भी ये कहता हूँ कि जो मेरा जो टेन्योर है या मुझे जो मौका मिला ना, तो वो परमजीत सांगवान की वजह से मुझे मौका मिला। तो अगर वो अनविलिंग नहीं देता तो मैं शायद एनएसजी में नहीं आ पाता। राइट राइट, एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल बिल्कुल। वही है कि जैसे आपने यू हैव राइटली मेंशन ना कि वर्दी आपको चुनती है, तो वर्दी ने आपको चुन लिया। राइट सर। तो सर, हाउ वाज योर एनर्जी प्रोफेशन, कैसा रहा प्रोफेशन, मतलब कुछ मेमोरीज एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करिए सर। बहुत ही अच्छा था, मैं ये कहूंगा। मतलब मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं कि जब हम गए थे तो मैं शुरू से ना बड़ा हम्बल रहा हूँ। तो मेरे फादर कहा करते थे कि ना एजुकेशन और आपका जो पद है ना वो आपको और हम्बल बनाना चाहिए, बनाना जो है आप उसके साथ हम्बल बनते जाए। तो बिल्कुल सर। उसी तरह से मेरी अपब्रिंगिंग हुई, तो मैं बड़ा हम्बल ही रहता था लोगों के साथ। तो मुझे आज भी याद है जब मैं एनर्जी ट्रेनिंग सेंटर में गया, जब मैंने एंटर किया, तो कोई भी अगर वहां पे जाए ना तो बड़ा पॉजिटिव वाइब्स आती है। जैसे आप गेट में एंटर होते हैं ना, आपको हर चीज बड़ी पॉजिटिव लगने लग जाती है, बड़ी हर जगह पता नहीं वहाँ की आप वो हवा में ही क्या है कि हर तरह से पॉजिटिविटी आती है। तो मैं वहाँ गया, उस दिन लास्ट दिन था रिपोर्टिंग का, तो मुझे यूनिट से मूवमेंट ऑर्डर भी एक ही दिन मिला था। तो जीएनके से ट्रैवल करता हुआ मैं पहुंचा। मैं गया हूँ तो वहां पे एक जो एसआरटीजी का बैरक है, एसटीजी का जो बैरक है, सीसी बैरक जो है, अच्छा, जो बड़ा वाला था जो। बड़े वाला बैरक जो है, तो वहां पे राइट राइट। रिपोर्टिंग थी। तो मैं वहां गया तो मैंने देखा कि लगभग 50-60 लोग वहां पे फ्रंट रोव में है। मैं अब मैं ट्रैवल करके गया था तो अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे पूरा थोड़ा एनएसजी जा रहे थे तो थोड़ा सा
टी शर्ट वी शर्ट पहन के, गर्मियों का टाइम बिल्कुल हुआ बिल्कुल करता सर। था तो थे, तो एकदम से शौक लगा। तो मैंने वहां पे थे तो एक जीसीओ थे, तो मैंने कहा साहब ये मेरा मूवमेंट ऑर्डर है। तो जीसीओ साहब एकदम हाइपर होके बोले। मेरे से आगे था एक मुझे याद है किसी सीएपीएफ के इंस्पेक्टर साहब थे, तो उनसे वो बोले, देखो साहब कल मूवमेंट ऑर्डर मिला है जेएनके से, साहब अभी तक देखो कल मूवमेंट ऑर्डर मिला, आज पहुंच गए हैं, आपको 9 दिन पहले का मूवमेंट ऑर्डर मिला हुआ है, और जाइए आप आप पहुंच फ्रंट गए। रो काटिए आप फ्रंट रो काटिए। साहब ठीक है, बहुत बढ़िया साहब, कोई दिक्कत तो नहीं साहब, सामान रख लिया तो मैंने कहा हाँ नहीं अभी नहीं रखा साहब। तो उन्होंने कहा ठीक है आप मेस में जाइए। तो मेरी इस चीज में मतलब कह लीजिए कि मेरा नेचर ही बड़ा ऐसा था कि मैं खुद को डिसिप्लिन रखता था और खुद को मतलब एक जो है ना हम्बल रखता था लोगों की तरफ, तो मुझे इस तरह से दिक्कत नहीं आती थी किसी के साथ वो करने में। और एक चीज बहुत अच्छी ये थी कि जितने भी ट्रूप्स थे, जवान जो थे मेरे बैच में, वो सभी आर्मी ट्रूप्स थे। सीएपीएफ का एक भी जो था एनजी उसमें जो हम कहते हैं ना जो टीम बनती है जो। ओआरएस में जो था, हाँ पूरे कोर्स में जो ओआरएस था वो कोई सीएपीएफ के कोई ओआर नहीं थे। ओके। तो और मजे की बात है आर्मी का कोई ऑफिसर नहीं था। तो इट वाज अ रेयर कॉम्बिनेशन फॉर द कोर्स। तो हाँ सीए पे ऑफिसर एंड आर्मी एंड जवान। एंड आर्मी ट्रूप्स, तो अच्छा। वो बड़ा अच्छा था। तो एक मेरा बैचमेट ही था मेरे साथ, और 3 सीआरपीएफ के ऑफिसर्स हुआ करते थे, हमसे सीनियर थे। तो बड़ा अच्छा लगा, चैलेंजिंग भी था, जैसे कहते हैं ना एक्सेप्टेंस जो होती है, तो वो बिल्कुल दिखानी बिल्कुल। बड़ी मुश्किल होती है ऐसे बिल्कुल। सिनेरियो में। और तो वहां पे सारे धुरंधर ही आते हाँ सारे धुरंधर, तो मुझे याद है कि साहब मैक्सिमम तो वो पहले से पैरा कमांडोज थे हमारे साथ हैं। खासकर तो ऐसा होता है तो खुद को एक जो है ना पुश भी मिलता है, और साथ साथ ये भी होता है कि नहीं यार अब जो है ना अपने को प्रूव भी करना है। राइट सर। मुझे याद है कि रविंदर दहिया हुआ करता था मेरा बैचमेट, 11 एसआरजी में था, बाद ओके। में कोई 11 एसआरजी में गया, तो वो आता था। तो जैसे ही रूम आता सबसे पहले नहाता था। तो और मेरी बड़ी आदत थी कि मैं दिन में अवॉइड करता था, मतलब कि आया तो 2 बार नहा लिया। तो अच्छा एक अच्छा। मुझे बस ये बड़ा लगता था यार तू आके नहाता क्यों है? इतना पानी क्यों वेस्ट कर रहा है? तो इन चीजों में मजा भी आता था। फिर बड़ा डेडिकेटेड था वो। अच्छा हमें भी ये पहले बताया था कि भाई तुम अपने रूम्स में जैसे जो थे पहले जो कोर्सेज करके गए थे, तो कहते, नहीं नहीं रूम में आके डंबल रखो, और आप चिनअप किया करो, आप ये किया करो अपने टाइम में ही। तो हम ये अच्छा सोचते ताकि टाइम पास मिलता वगैरह तो, हो। हाँ तो हम ये सोचते ये अपना टाइम होता कौन सा है सुबह 4 बजे से लेके शाम को 12 सर बजे मोह माया है, अपना टाइम कुछ नहीं होता वहां पर तो। तो बस यही था कि धीरे धीरे जो थे क्या कहते हैं चलते रहे बढ़ते रहे, और कोर्स हुआ, और बहुत मजा आया कोर्स करने में। और सबसे अच्छी बात थी पहली बार ऐसा हुआ था कि मतलब जो एक क्रीम होती है ना सभी फोर्सेस की पूरे इंडिया में, आपके मतलब जितने भी बेस्ट जो ऑफिसर्स है, बेस्ट जो ट्रूप्स है, उसके साथ आप compete कर रहे हो, उनके साथ कोर्स कर बिल्कुल रहे हो। और वो भी एक ऐसा कोर्स जिसमें एट्रिशन रेट इतनी ज्यादा हाई है कि आप सोच नहीं सकते। जैसे मैं बिल्कुल। बताता हूँ कि जब जिस कोर्स में मैं गया तो उसमें टोटल 1300 लोगों ने रिपोर्ट किया था। और जब हम लोग फाइनल जब हम लोग पास हुए तो आई थिंक 295 या 296 जो थे पास हो पाए थे। तो ऐसे कोर्स में आप मतलब पूरे हिंदुस्तान की क्रीम के साथ आप कोर्स कर रहे हो, तो वो अपने में ही बिल्कुल बिल्कुल सर। एक मजेदार चीज है। नहीं नहीं और बिल्कुल सर। जो वो बॉन्डिंग बनाता है 3 महीने का, जो कहते हैं ना कि जो नरक होता है वो कहा जाता है कि, तो 3 महीने का जो हेल्थ था उसके उसमें जो बॉन्डिंग बनती है ना, तो वो वो लाइफ लाइफ लॉन्ग रहती है, बिल्कुल लाइफ। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, मेरे आपके वो इंसिडेंट से याद आया, वो बोल रहे ना अपने टाइम वाली बात। तो मेरा जो ट्रेनिंग एनसी था, ये गढ़वाल के एनसी होते हैं, मतलब साथ थे हमारे। तो आए, तो सेकंड डे था शायद हमारा ना, बोला हम अपना बेड वगैरह मतलब रख रहे थे। कह रहा सब लोग सुन लो, ये बेड सिर्फ देखने के लिए है, मैं इसको सोने नहीं दूंगा सोने आपको। नहीं दूंगा तो सही लिटरली मैं है। बता रहा हूँ सर, हम आते थे वहां से, जैसे सुबह पीटी वीटी करके आए, बस हम सामान रखें ड्रेस चेंज करें, तो सीटी बजा दी। मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लेट के थोड़ा कुछ कर लो, सुन नो, सामान रखा फिर भाग जाओ। दोपहर को आए सामान रखा बाहर फॉलन। भाग तो जाओ। वो तो मतलब अपना टाइम और रेस्ट, वो तो नाम का ही है, ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। और बिल्कुल। जो आप इंसिडेंट बता रहे थे फ्रंट रोल चल रहे थे, आप जब हाँ। रिपोर्ट, मुझे लगा आप बताओगे कि मुझे भी बोला आप साहब जल्दी, आप लेट हो गए मिलो इसे, मुझे लगा बट कि वहाँ ये चीज बड़ी चीज है नहीं सर, वहाँ कोई ना कोई रोल में मिलेगा ही वहाँ पर। नहीं, अच्छा मैंने ना एक चीज और सीखा खासकर इस कोर्स में ना, कि हम ना ऐसी लोग सोचते हैं कि यार ये मेरी कैपेबिलिटी के बाहर है, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। पर जो ये कोर्स आपको सिखाता है ना, तो उसमें पता लगता है यार ये कैपेबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। आप एग्जैक्टली। कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। आपको याद होगा एक मोमेंटम वीक हुआ करता था जिसमें वो सोने नहीं बिल्कुल बिल्कुल। देते थे। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। उसमें मुझे याद है कि जब वो पीक एक टाइम आता है जब आप पीक पे आ जाते हो, मेरे को शायद वो वीक का तीसरा या चौथा दिन होता है। तो वो उसका पीक होता है मोमेंटम वीक का, तो जो आपको छोड़ा जाता है वो रात को 12 बजे छोड़ा जाता है डे एक्टिविटीज से। और 1:30 बजे आपको वापस बुला लिया जाता है, और रात को 2 बजे फायरिंग शुरू हो जाती है। तो वो मुझे याद है कि लोग कहते हैं अंधेरे में गोली नहीं लगती, हम कहते हैं कि नींद में भी गोली लगती है।
मारने वाला होना चाहिए। सर मैं वो बता रहा हूँ, इतना ध्यान देना पड़ता था कि लोग ऐसे असिस्ट ले रहे हो उसमें सो जाते हैं। दूसरों से ज्यादा डर लगता था कि कहीं ये बैरल इधर उधर ना कर दे। और वही सेकंड में मुझे एग्जैक्टली। याद है कि वेरी नेक्स्ट डे बीपीटी थी। तो मैं एक चीज और शेयर करूंगा कि हम ये सुबह सुबह ना उठने में बड़ी तकलीफ होती है कि नींद आ रही है, तो सुबह मॉर्निंग वॉक या खुद की फिटनेस के लिए कैसे टाइम दें। तो मैं बताता हूँ कि उस दिन मैं सोते सोते दौड़ा हूँ। और मुझे आज भी याद है, 3 या 4 बार तो 5 किलोमीटर के ट्रैक में 3 या 4 बार तो मैंने झपकी मारी मारी थी। तो सर मोमेंट ऑफ वीक का काम ही ये नहीं तो यहाँ पे नहीं तो दौड़ाना आपको। तो आप जो है ना, पिछले 48 घंटे में आप शायद 2 या 3 घंटे सोए हैं पूरे, उसमें कोई आपको रेस्ट मिला नहीं हो, आपके शरीर को तोड़ा जा रहा है, हर मोमेंट पे तोड़ा जा रहा है, और फिर भी आप बिल्कुल सब कुछ कर रहे हैं। 5 किलोमीटर विद बेटर रोड दौड़ना, फिर एक्सीडेंट में आना, एक्सीडेंट टाइमिंग में आना, फिर सभी ऑब्स्टेकल करने, फायरिंग करना, ये सब कुछ करना। और उसके बाद शाम को जो सरप्राइज मिलता था ना, कि आज शाम को आपका 10 किलोमीटर का रूट मार्च भी है विद 22 kg। तो वो जब करते थे तब तो बड़ा गालियां देते थे कि यार ये क्या हुआ है, क्या हुआ है, पर जब आज सोचते हैं तो उस टाइम ने जो है ना वो बहुत कुछ सिखाया। बिल्कुल और, बिल्कुल सर। शायद लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, और वो एक जो है ना वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड अप करती है जीवन में, बिल्कुल कि हम जो एब्सोल्युटली है, ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन माइंड जो है, वो एक सिर्फ हमने ही बांध रखा है, वो बंधा हुआ नहीं है। सिर्फ वो हमारी सोच ने बांध रखा है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, पर हम बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। हाँ सर मैं इसमें ना जैसे जो एनर्जी प्रोफेशन जैसे आपने बताया फिजिकल और मेंटल प्रोग्रेस के बारे में, तो इसमें मुझे लगता है एनर्जी कोर्स की एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि जो इसमें क्या होता है, देयर इज अ मिक्स ऑफ सीएपीएफ एंड आर्मी वाला। तो हमें हम दोनों एक दूसरे के बारे में पता चलता है जो हमें यस, नहीं पता होता। उनको हमारे बारे में बहुत कुछ पता चलता है, उनके बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है। तो आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म जिसमें हमें मतलब अंडरस्टैंडिंग हमारी बहुत बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी है सर। और यू वॉन्ट बिलीव कि बहुत से जो लोग हैं जो इन ऑर्गेनाइजेशन में हैं, बट जिन्हें आपस में काम, साथ में काम करने का मौका नहीं मिला, तो उनको पता भी नहीं है कि एक्चुअली इनका रोल एंड टास्क क्या एग्जैक्टली। है, उनके एथोस क्या हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत बार ये होता है कि हम लोग ना अपने कोकून में ही रहते हैं, जब हम काम करते हैं, इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो हमें बिल्कुल। पता ही नहीं चलता कि यार ये लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, ये लोग भी इस हम्म लेवल पे काम कर रहे हैं। हम्म तो वो एक बड़ा अमेजिंग है, और इसकी वजह से मैंने देखा है जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ना अमंग द डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन या कहीं अमंग द फोर्सेस, वो एक बड़ा बढ़ जाता है। बिल्कुल और बिल्कुल सर। हम जो होते हैं ना, जो इस तरह की डेपुटेशंस पे खासकर स्पेशल फोर्सेस में जाते हैं, तो वी आर लाइक कहते हैं ना एम्बेसडर्स ऑफ द फोर्स, ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स। तो जब हम लोग अपनी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में वापस आते हैं ना, तो हम इस चीज को कैरी करके आते हैं और अपने कलीग्स को भी बताते हैं कि यार देखो, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो पर शायद ये हमारे साथ में है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमसे भी अच्छा काम कर रही है। तो ये बिल्कुल चीजें ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग लोगों के साथ काम करके ही आती हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली सर बिल्कुल। एक लर्निंग बहुत एक एक्सपोनेंशियल तरीके से सीखते हैं आप चीजें। बिल्कुल। राइट सर ग्रेट सर। सर तो जब प्रोबेशन के बाद फिर आपने मतलब फिर कहाँ पोस्टिंग हुई, क्या क्या किया सर आपने फिर एनर्जी में आपको। या प्रोबेशन के बाद मैं जो था, जैसे हमारा सीएपीएफ का रहता है, हम लोग जो थे वापस यूनिटों में गए। और कहते हैं ना कि भगवान आपके लिए जब आप एक कदम बढ़ते हो तो दूसरा कदम आपके लिए तैयार रखता है। तो जिस दिन मैं यूनिट में पहुंचा, उसी दिन वो आफ्टर सर्जिकल, प्रोबेशन। आफ्टर प्रोबेशन। तो ये आई थिंक 27 या 28 सितंबर की बात है 2016 में। तो उसी दिन जैसे ही मैं, मेरे सीईओ ने कहा कि ठीक है आप चार्ज ले लीजिए और आप 10-15 दिन के बाद छुट्टी चला जाइए, आप कोर्स करके आए। तो तभी सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, सेम डे। और ओके। जो वो हुआ था वो मेरे एओआर में हुआ था। तो उसके जो 10 दिन जो मैंने देखे ना, तो एक्चुअली जो वॉर में होता है ना, शाम होना है और आप फायरिंग कर रहे हो, वहां से फायर आ रहा है, आप मोटार का फायर कर रहे हो, रात रात भर फायरिंग चल रही है, तो वो मैंने देखा। तो वो भी मेरे लिए जो था ना एक बड़ा ही अमेजिंग जो था, एक एक्सपीरियंस था। तो तो फिर उसके बाद कितने टाइम बाद रिपोर्ट किया सर आपने। उसके बाद मैंने 30 नवंबर को मैंने जो था रिपोर्ट किया था एनएसजी में वापस। तो ओके। उसके बाद मैं 13 एसआरजी में आया। तो ओके। 13 एसआरजी में आया, तो 13 एसआरजी मेरे लिए एक घर की तरह ही था, क्योंकि मेरे 6 आई थिंक 6 या 7 बैचमेट थे, वो ऑलरेडी वहीं पोस्टेड थे। तो बिल्कुल बिल्कुल सर। मुझे लगा ही नहीं कि मैं कोई नई जगह आया हूँ। तो ये मेरे लिए एक बड़ा बिल्कुल। जो था ना। उस टाइम रोलबा सर ही थे ना सर। हाँ, गोलबा सर सीईओ हुआ करते, सचिन मित्तल सर थे वो हाँ राइट टूएसी सर थे। राइट। अच्छा, आईटीबीपी जो हम सोचते हैं, शायद बहुत से लोगों को पता नहीं आईटीबीपी कोई चीज भी है। तो आई वाज ब्लेस्ड कि मेरे सीईओ और टूएसी दोनों आईटीबीपी के थे। दोनों आईटीबीपी के थे तो बिल्कुल। सेम उनसे बड़ा सेम इज द केस विद मी सर, मेरे भी नहीं वही सी वही तो दोनों। बड़ा उनसे सीखने को मिला, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने का मौका मिला। तो बड़ा अमेजिंग था ये जो जब पोस्टिंग हुई। बट हाँ, उसके बाद भी क्या हुआ कि मैं ज्यादा टाइम उसमें नहीं रहा, 13 एसआरजी में नहीं रह पाया। तो मुझे एक क्यूआरटी हुआ करती थी उस टाइम, डीजी हुआ करते थे सुधीर प्रताप सिंह।
तो हम्म, उन्होंने एक क्यूआरटी बनाई थी एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, अगर दिल्ली एनसीआर में कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो एक छोटी सी क्यूआरटी हुआ करती थी जो एनएसजी हेडक्वार्टर में स्टेशन होती थी। तो मुझे टास्किंग दी गई उसकी एज ए क्यूआरटी ऑफिसर, उसको एक रेस करना था, उसको ट्रेन करना था और फिर उसको डिप्लॉय भी करना था। तो ये अच्छा। मुझे एनएसजी हेडक्वार्टर भेजा गया, मेरे सीओ ने मुझे भेजा। और लकीली और अनलकीली, अनलकीली इसलिए कहूंगा कि जो एनएसजी यूनिट में रहने का एक जो चार्म है, एक जो जो आप कहते हैं ना एक जज्बा है, वो मैं एंजॉय नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उसके बाद कभी यूनिट की तरफ आ ही नहीं पाया। मैं वहीं से वहीं हेडक्वार्टर। वहीं की वहीं हेडक्वार्टर में ही रह गया। और लकी इसलिए था क्योंकि मेरा होम टाउन जो था वो दिल्ली था, तो कुछ फैमिली ऑब्लिगेशंस होती हैं, तो फौज में रह के अगर आपको ऐसा मौका मिल जाए तो आप खुद ही मना नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये था। तो काफी टाइम तक मैं क्यूआरटी ऑफिसर रहा और उसके बाद धीरे धीरे वहीं पोस्टिंग होती गई। तो पोस्टिंग में मैं ये कहूंगा कि जो मुझे पोस्टिंग मिली वो ऐसी मिली कि जहाँ पे ज्यादा लोग जाना नहीं चाहते। तो वो था प्रोविजनिंग जो कहते हैं ब्रांच है, ओके, प्रोविजनिंग लॉजिस्टिक ब्रांच। मैनेजमेंट, तो मैं प्रोविजनिंग में था। तो जो वहां मैंने सीखा, मतलब सोल्जरली एक ट्रेनिंग आपकी हर जगह हो जाती है, बट एक जो स्कॉलर वॉरियर जो बनता है ना, तो हम्म, वो तभी बनता है जब आप जो है ब्यूरोक्रेसी भी सीख जाए, तो आप पेपर वर्क भी सीख जाए, जब आप पढ़े आपको रूल्स रेगुलेशन भी, तो वो आपको अंदर से और स्ट्रॉन्ग बना देता है। एक्शन बिल्कुल तो आप बिल्कुल। कर सकते हो, बट कानून के दायरे में रह के एक्शन कैसे करना है वो आपको तभी आप समझ पाते हो जब आप जो है ना कानून को पढ़ें, आप रूल्स रेगुलेशन को पढ़ें। और मैं कहूंगा कि फिर से मैं लकी था कि मैं प्रोविजनिंग ब्रांच में गया, जहाँ पे पढ़े बिना तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते जब तक आपको बिल्कुल नॉलेज सर, नहीं बिल्कुल है। डॉक्यूमेंटेशन ही बहुत है सर। डॉक्यूमेंटेशन इज मस्ट। तो बिल्कुल। वहां गया, वहां भी बड़ा चैलेंजिंग है मुझे मिला। पूरा जो बजटिंग था, बजट अलॉटमेंट था, वो मैं ही करता था। तो 4 साल तक मैंने वो काम किया, तो इतना सीख लिया कि इतना कॉन्फिडेंस आ गया उस चीज को लेके ना, कि वो लाइफ लॉन्ग अब साथ चलेगा। नहीं नहीं, गुड है सर, वेरी गुड। तो मैं तो कहूंगा सर, जो आपकी हेडक्वार्टर पोस्टिंग थी, तो इट वाज लाइक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज टाइप्स हो गया वो तो। हाँ एग्जैक्टली exactly। पहले मैं इतना खुश नहीं था उसको लेके। तो मैं चाहता नहीं था कि मैं जो है ना कि एक बंद कैबिन में बैठ के खुद को समेट लूं। बिल्कुल आदत बिल्कुल। आदत वो जंगलों की आदत हो गई थी, तो इतनी जल्दी राइट जाती नहीं राइट। थी मुझे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो शुरू में वो भी होती थी जब फाइलें सामने आती थी, इतने सारे पेपर्स देखते थे। बट धीरे धीरे जब चीजों को सीखा समझा तो उसमें ही मजा आने लगा। हम्म, फिर जब बीएसएफ गई फील्ड पोस्टिंग, तो मुझे याद है कि मेरे सीओ ने आती मुझे कहा कि यार तुम वो थे तो तुम क्वार्टर मास्टर लग जाओ तो यूनिट में। मुझे भरोसा नहीं था, मेरे जो सीओ थे ही वाज ए हार्ड टास्क मास्टर। ओके। ड्यू टू दिस लर्निंग जो एनएसजी में सीखा ना 4 साल, तो उसकी वजह से जब मैं गया तो इट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। जब सीओ ने मुझे एडजुटेंट का और क्वार्टर मास्टर का दोनों चार्ज दे दिया, और 15 दिन बाद कहा कि मुझे याद है हम एक पार्टी में थे और हमारी एक को लोकेटेड यूनिट थी, तो 2 यूनिट के ऑफिसर साथ बैठे हुए थे। तो ओके। सीओ के कमेंट ये थे कि यार साहिल, जो जो दूसरी यूनिट के सीओ थे वो उनसे जूनियर थे। उन्होंने कहा यार साहिल देखो, 1 महीना हुआ है और जो आदमी 2 साल में यूनिट को पकड़ पाता है ना, वो इसने 1 साल में 1 महीने में करके दिखा दिया है। तो ये उनके जो थे कॉम्प्लीमेंट था, तो ये मुझे आज भी याद है। और ये यही मेरे लिए जो कहते हैं ना कि एक एप्रिसिएशन, एक रिवॉर्ड, एक अवार्ड या कोई मेडल राइट है, राइट। तो इससे बड़ा मेडल कोई नहीं हो सकता कि आपकी कोई तारीफ करे इस तरह से। बिल्कुल और सर। फिर वो बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए मैं रहा, 3-4 महीने उसके बाद मैं रहा उस यूनिट में। बट वो जब सीओ थे, जब भी कोई अगर प्रोविजनिंग या फाइनेंशियल मैटर आता था, तो वो कहीं पे भी लड़ जाते थे कि हाँ साहिल ने ऐसा कहा है तो ये सही कह रहा है सर, ऐसे नहीं होता। सही। और यू वांट डू, उसकी एक्सेप्टेंस भी हुई। जो हम कहते हैं ना कि फ्रंटियर में, सेक्टर्स में जो अकाउंट ऑफिसर्स होते थे, जो बिल्कुल एडमेंट होते थे कुछ कागजों को लेके, कुछ रूल्स को लेके, जो कि आज से 10 साल पहले बदले जा चुके हैं, अमेंडमेंट हो चुकी है, वो तब भी उसी को लेके बैठे थे। बट इस छोटे से टाइम में जो मैं अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो मानता हूँ कि जो पेपर वर्क जो था, जिसकी वजह से महीनों महीनों तक फाइल फंसी रहती थी, या हम एक बहुत बड़ा जो कहते हैं ना बंडल जो पेपर्स का भेजा करते थे, वो मैंने रिड्यूस करके 2-4 जो थे, जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे, उस तक मैं लेके आया। और ये बात मैं पूरे फ्रंटियर, जो कि फ्रंटियर में लगभग 15-16 यूनिट्स होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। उसमें इम्प्लीमेंट करा पाया। लोगों ने समझी उस चीज को, एक्सेप्ट की। तो ये मैं कहूंगा मेरी अचीवमेंट रही कि ईज ऑफ डूइंग वर्क, और जो कहते हैं ना मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस जो होती है ना, तो बिल्कुल। उसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट हम कर पाए। ग्रेट सर, वंडरफुल सर, वंडरफुल। तो सर, नाउ हाउ इज लाइफ आफ्टर हैंगिंग योर बूट सर? लाइफ अभी कहते हैं ना, कंधे से रैंक उतर गई तो कंधे थोड़े हल्के लगने लगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी कम हो गई। तो पहले क्या होता था ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फील होती थी उस टाइम पे, क्योंकि अपना ध्यान रखने के लिए तो फौज है।
उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती थी उन 1200 लोगों की, बिल्कुल बिल्कुल जो सर। यूनिट का हिस्सा होते हैं, जिससे यूनिट एक्चुअली चलती है। तो उनके घर के, जैसे मैं जब एनएसजी से बीएसएफ गया तो बिल्कुल ही जो फील्ड यूनिट में गया तो बड़े अतरंगी से वहां पे जो है ना इश्यूज आते थे। किसी का मैरिटल डिस्कॉर्ड चल रहा है, कोई हम्म। पेंशन का केस है वो नहीं सॉर्ट आउट हो पा रहा है, इनडिसिप्लिन केसेस है, कईयों की फैमिली इश्यूज है, कई लोग कमिटमेंट इतनी होती थी, कभी इलेक्शन हो रहे हैं, फिर मणिपुर में जो बिल्कुल हुआ उसके बाद डिप्लॉयमेंट बढ़ गई तो कमिटमेंट बढ़ गई तो लोग छुट्टी नहीं जा पा रहे हैं। पर आपको कहीं ना कहीं उन 1200 लोगों की फैमिलीज और उन 1200 लोगों का ख्याल रखना है। तो बिल्कुल सर। ये जो था ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उनकी जो हर चीज है ना, उनकी परिवार की खुशी भी आपके हाथ में है। आप उनके यहाँ पे शादी है, आप ही को देखना कि आपको उस शादी में उस बंदे को कैसे पहुंचाना है लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद। तो घर में कुछ होता है, किसी का जमीन का भी अगर इशू है, क्योंकि ये हमने देखा है, जो हमारे जो सोल्जर्स है ना, जो गांव से या इंटीरियर से आते हैं, उनके साथ ये बहुत ज्यादा होता है कि उनकी जमीन पे कब्जे हो जाते हैं, या हाँ, राइट राइट, पड़ोसी बिल्कुल सर। लोग। तो वो लोग सॉर्ट आउट करना, वहाँ के लोकल डीएम से एसपी से बात करना, चिट्ठियां लिखना। तो आप एक तरह से क्या है, आपका परिवार बढ़ गया ना, वो 1200 लोगों का परिवार आपका परिवार बन जाता है। बिल्कुल, आई टोटली एग्री सर। ये मैं कहूंगा कि हाँ, ये जो 1200 लोगों की जिम्मेदारी थी उससे तो मेरे कंधे हल्के हो गए। तो थोड़ा हल्का हल्का फील होता है, पर हाँ, जो 1200 लोगों का साथ था वो मैं हमेशा मिस करता हूँ। क्योंकि बिल्कुल बाहर आके आपको इतने लोग नहीं मिलते अपने आसपास ना, कि जिनसे आप बात कर सके, जिनके साथ आप बैठ सके, जिनके साथ आप पूरा बिल्कुल दिन बिल्कुल बिता सर। सके। तो बिल्कुल वो सर। एक थोड़ा सा जो है वो कमी रहेगी रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, फौज तो आपको एक दूसरा घर जैसा बन जाता है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए ना, आप साल में 10 महीने तो आप उन्हीं के साथ बिता रहे हैं, घर के साथ तो कहाँ है, सिर्फ 2 महीने। नहीं बिल्कुल सर। और जैसे जैसे आप अभी कॉर्पोरेट में हैं, तो कॉर्पोरेट में और फौज में बिल्कुल माहौल अलग ही रहता है। यहाँ आप फौज में बॉन्डिंग बना रहे होते हैं, दोस्त बन रहे होते बिल्कुल हैं, बिल्कुल ऐसे दोस्त जो आपको जान देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कॉर्पोरेट में अलग ही लेवल की मारा मारी है, वहां तो एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं लोग। हाँ हाँ बिल्कुल, यू वोंट बिलीव, मेरा एक बड़ी हुआ करता था, तो बड़ी सिस्टम होता है, तो ही वॉज अ कांस्टेबल, तो वो त्रिपुरा का था। तो हम लोग साथ रहते थे हर टाइम, जब भी जब मैंने पहली बार चार्ज लिया पंजाब में, तो सुबह होते ही वो मेरे साथ होता था। और मैं पेट्रोलिंग के लिए जा रहा हूँ तो वो मेरे साथ है, तो शाम को परेड के लिए जाते थे तो तब वो मेरे साथ है। फिर इतनी बॉन्डिंग बन गई कि जब इधर से उधर जब सीओ भेजते थे, किसी और कंपनी में भेजते तो वो भी मेरे साथ ही जाता था। तो मुझे आज भी याद है कि हम लोग झारखंड में थे, 2014 जनरल इलेक्शन की बात है, और मुझे हीट स्ट्रोक की वजह से बुखार हो गया था। ओके। तो झारखंड में थे, आई थिंक अप्रैल का ही टाइम था उस टाइम पे। तो हम लोग एक डीएम के साथ एक मीटिंग थी, तो मीटिंग अटेंड करके वापस आ रहे थे, शाम के 4 बजे होंगे। तो एकदम से गाड़ी रुकती है, और क्योंकि मैं बुखार में था तो मैं थोड़ा सा जो होता है ना कि बड़ा ही टायर्ड फील कर रहा था, तो मेरी आंखें बंद थी, तो एकदम से नॉक हुआ शीशे पे। तो जो मेरा बड़ी था, तो वो मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आया। तो मैंने एकदम से जब आंख खोल के देखी तो मैंने कहा यार ये क्या है। तो कहता है साहब मुझे पता है आपका बुखार है ना, ये ठंडी चीज खा के उतरेगा, मुझे आपकी आदत का पता है। तो उसको इतना पता होता था कि यू वॉन्ट बिलीव कि हम जंगल में भी है ना, उसको पता है शाम के 6 बज गए हैं और ये आदमी शाम को 6 बजे मैगी खाता है कोल्ड ड्रिंक के साथ। तो वो 6 बजे मेरे लिए जंगल में भी मैगी भी आता था कहीं ना कहीं से। तो वो जो एक बॉन्डिंग होती है ना, तो वो जो है वो जिंदगी भर याद रहती है। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि मैं शाम का टाइम था, मैं पंजाब में था, तो मेरे पास कॉल आया कि एक नाके पॉइंट के पास एक जो है स्मगलर भी हो सकता है या टेररिस्ट है, क्या है कुछ पता नहीं है, और वो इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने भी जल्दबाजी में अपने सिर्फ मेरे रूम में ही मेरी एक रहती थी हमेशा, तो मैं ओके। उसको कमरे में अपने साथ ही रखता था, क्योंकि मैं टाइम नहीं देखता था, मैं कभी भी पेट्रोलिंग के लिए चला जाता था। तो हम्म। वो मेरे साथ ही रहती थी। तो मैंने अपनी एके उठाई और सीधा ड्राइवर को बुलाया और चल पड़ा। तो मेरा बड़ी उस दिन मैं उसको बुलाना भूल गया जल्दबाजी की वजह से। लेकिन जैसे मैं गाड़ी में पहुंचा ना, मुझे नहीं पता वो कहाँ से प्रकट हुआ, कहाँ से क्या हुआ, उस दिन मैं बीपी जैकेट नहीं लेके गया था जल्दबाजी में। ओके। और उसने मुझे पकड़ के पीछे कर दिया कि साहब बीपी जैकेट नहीं पहन रखी, आप पीछे आइए, मैं हूँ आगे, आपका आपकी बीपी जैकेट मैंने गाड़ी में रख दी है। तो मुझे याद है कि इतना लेवल ऑफ कमिटमेंट मैं सोच नहीं सकता कि कॉर्पोरेट में कोई आपके लिए जान तो छोड़िए, कोई आपके लिए एक गिलास पानी दे दे, वही बहुत बड़ी बात नहीं नहीं, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। वो तो है ही है सर। वो एक अलग लेवल की बॉन्डिंग बनती है सर वहाँ पर ना। बिल्कुल सर। अच्छा सर, जस्ट एक 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 और क्वेश्चन। आपका सर जैसे 12 साल आपने फौज में काम किया, एनी लाइफ लेसन यू वांट टू शेयर जनरल पब्लिक के लिए, कि कुछ भी। है। देखिए, लाइफ एक्सपीरियंस मेरा ये है कि एक तो जो है ना, इनसाइड जो है ना फौज का, वो लोगों को पता नहीं होता, लोगों को लगता है बड़ा ग्लैमरस सा जीवन ये लोग जी रहे हैं।
है ना, यूनिफॉर्म लगा रखा है, रेबन लगा रखा है, और एक गाड़ी है उसके ऊपर जा रहे हैं, साथ में वेपन लिया हुआ है। जो उस यूनिफॉर्म के साथ जिम्मेदारियां आती है ना, तो वो आप सोच भी नहीं सकते। और जो एक सोल्जर का जो सेक्रीफाइस है उसके लिए, जैसे मैं बताता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपने परिवार के साथ जो है, वो 13-13 साल से अपने परिवार के साथ नहीं रह पाते, साल में 30 दिन की या 2 महीने की छुट्टी बिल्कुल मिलती सर। है, उसी में ही जाते हैं। तो जो उनका सेक्रीफाइस है ना, वो मैं देखा जब मैं सिविल लाइफ में आया तो लोगों से बात की, तो उनको उस सेक्रीफाइस शायद उनको पता नहीं है या उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उनको चीजें क्या, जैसे मैं ट्विटर पे देखता हूँ, स्पेशली ट्विटर पे जब होती है ना, तो जंग किस चीज पे चल रही होती है कि ये कैंटीन की क्या जरूरत है, इनको इनको कैंटीन क्यों दी जाए। तो वो इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट 10% डिस्काउंट, तो वो आपको जोमेटो या किसी क्रेडिट कार्ड से ही मिल जाता है। बट किस लिए आप ये, सिर्फ आप इस छोटी सी चीज पे गए हो कि आप इस आदमी को कैंटीन की सुविधा मिल रही है। तो कैंटीन की सुविधा के पीछे कारण क्या है, उस कैंटीन की सुविधा के पीछे उसका सेक्रीफाइस क्या है। तो वो जो है ना, हम लोग देख देख नहीं पाते एज ए सिविलियन। तो वो जानना बड़ा जरूरी है। मुझे आज भी याद है कि मैं अपनी बेटी के एडमिशन के लिए एक बहुत ही जो है ना प्रेस्टिजियस दिल्ली के स्कूल में गया। तो मैंने उनके प्रिंसिपल को डीओ लिखा था। तो जब एक ओपन काउंसलिंग टाइप की हुई थी बची कुछ सीटों के लिए, तो मैंने वहां जाके रिसेप्शन पे कहा, अपना आईडी कार्ड दिखाया, मैंने कहा मैं उस टाइम एनएसजी में था, तो मैंने कहा मैं आपके प्रिंसिपल से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। मैंने एक लेटर लिखा था, उसका मैं जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे पास नहीं आया, आज मैं काउंसलिंग के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारे उनके लिए तो अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं समझता हूँ अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा, वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, बट क्योंकि मैं अभी यही हूँ, तो अगर 2 मिनट भी मैं उनसे बैठ मिल पाऊँ तो अ, मैं बड़ा थैंकफुल रहूंगा प्रिंसिपल साहब के लिए। तो वो अकाउंटेंट के पास गए। तो अकाउंटेंट साहब से उन्होंने पूछा कि साहब ऐसे ऐसे कोई एनएसजी से आए हैं, वो प्रिंसिपल साहब से मिलना चाहते हैं। तो मुझे पीछे से आवाज आती है कि एनएसजी में होगा होगा, तनख्वाह मिल रही है, हमारे ऊपर क्या एहसान है। तो मैंने कहा साहब एहसान की बात नहीं है, मैं सिर्फ मिलना चाहता हूँ, जस्ट ये है। तो अपॉइंटमेंट की बात हुई, आपकी इतनी बात सही है, तो साहब मैं जीवन के 6 साल जो है 7 साल बॉर्डर पर रह के आया हूँ। तो इतना तो आप मुझे, इतना तो छोटा सा रिगार्ड तो नहीं कहूँगा, इतना तो फेवर कर ही सकते हैं कि आप प्रिंसिपल से मिला दें। मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ, सिर्फ बात करना है। उनका जवाब ये था कि आपको बॉर्डर पर रहने की तनख्वाह मिल रही थी, तो आपने किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मेरी बेटी चाहे किसी भी छोटे स्कूल में पढ़ लेगी, बट इस स्कूल में तो नहीं पढ़ेगी जहाँ पे जब टीचर्स ये वैल्यू कैरी करती हैं, तो मेरे बच्चों को क्या वैल्यू देंगे। तो राइट सर, इस बिल्कुल चीजों सर। को जो है ना, जो एक सेल्फिशनेस है जो आजकल जो हम समाज में देखते हैं ना, कि जब ट्विटर पे लाइक्स या फॉलोज लेने होते हैं तो सब जय हिंद जय भारत शहीदों की फोटो लगाते हैं, और जब एक्चुअली जब शहीदों के लिए कुछ करने की बारी आती है, किसी सोल्जर की ट्रेन में छोटी सी मदद भी करने की, किसी ट्रेन में हम देखते हैं कि ज्यादा हमारे जो सैनिक हैं अनप्लैन्ड छुट्टी पे जाते हैं, टिकट नहीं मिल पाती, तो बेचारे वेटिंग की टिकट लेके टॉयलेट के बाहर ट्रैवल करते हैं। तो तब किसी की जो है ना अंदर से देशभक्ति नहीं जागती है कि उसको एक सीटी दे दें। तो मेरी तो लोगों से ये दरख्वास्त है कि वो जो आदमी आपकी रक्षा कर रहा है, तो उसके लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं कि एक साइड में आप उसको बिठा लें, इतना भी उसको अपना भाई ही समझें। तो नहीं नहीं, ठीक है सर, बट लोगों को चीज समझनी चाहिए। बट ठीक है सर, कुछ लोगों का है, बट मुझे लगता है कि इन जनरल लोगों का ऐसा नहीं है। बट नो डाउट, वेरी ट्रू जो आपने बताया कि आई हैव आल्सो माई सेल्फ हैज एनकाउंटर विद सच टाइप ऑफ पीपल। बट बेटर है कि उनको इग्नोर करो, बिकॉज बिल्कुल। उनके कुछ कुछ ग्रजेस रहे होंगे। क्या कर सकते नहीं, हैं। ग्रजेस नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि इग्नोरेंस है हमारे समाज में ना, हम लोग जानते नहीं ना, जानना चाहते हैं किसी के बारे में ना। तो जब तक हम जानेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे या किसी के बारे में पढ़ेंगे नहीं, तब तक नहीं पढ़ पाते। वही सर, लोगों को मतलब वही है ना कि लोगों को लगता है कि जब किसी अदर साइड ऑफ द टेबल होते हैं, वो लगता है कि हम हाँ बहुत कुछ हैं। बट ठीक है, बिल्कुल। वी शुड बी, एज यू मेंशन ना, कि विद एजुकेशन एंड विद योर पोस्ट यू शुड बी हाँ हम्बल। वी बट कुछ शुड लोगों का अपोजिट हो जाता है। अपोजिट हो जाता है। ये बिल्कुल बड़ी सर। विडंबना है हमारे समाज की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है सर, मतलब वही है कि कुछ ऐसे इंस्टेंसेस नो डाउट होते हैं, बट आई वुड से कि बट इन जनरल लोग शायद ऐसे नहीं है, दे आर वेरी गुड हाँ एंड बिल्कुल दे आर। बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए सर, एंड सर वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू कि एनी मैसेज टू एस्पिरेंट जो फौज ज्वाइन करना चाहते हैं, एनी सॉर्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्विसेज, उनके लिए कोई मैसेज सर आपकी तरफ से। मेरा मैसेज यही है कि लाइफ में ना, आप चाहे फौज ज्वाइन करना चाहे, कोई भी एक्सरसाइज कुछ भी करना चाहे, तो सक्सेस का एक ही मंत्र है। मुझे भी किसी ने आज से 15 साल पहले बताया था कि अगर अपनी लाइफ में आप डिसिप्लिन है ना, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर जाएंगे। तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और डिसिप्लिन होने का मतलब ये नहीं है, मैं ये कहूंगा कि आप जो है सुबह जल्दी उठ गए, शाम को टाइम से सो गए, वो डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन हर चीज में है, आपका टाइम मैनेजमेंट, उसमें डिसिप्लिन की आपको जरूरत है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपका क्या डिसिप्लिन है, आपकी क्या कंसिस्टेंसी है। आप अगर सुबह फॉर एग्जांपल आप जिम जाते हैं, तो उसमें आप कितने डिसिप्लिन है।
आप खाना खा रहे हैं उसके अंदर क्या डिसिप्लिन है। तो पूरी लाइफ में ना अगर आपको कुछ भी करना है, किसी भी चीज में अच्छा रहना है, तो सबसे बड़ी बात आपको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और वही आपके पूरे लाइफ टाइम आपको काम आएगा, किसी रोल में, चाहे सिविल रोल में, चाहे फोर्सेस के रोल में, ये सबसे ज्यादा आपको काम आएगा। दूसरी क्या है कि आपको फोकस होना बहुत जरूरी है कि आप लाइफ में चाहते क्या है। तो जब आपने सोचा है कि मुझे फोर्सेस की तरफ जाना है, तो आप फोकस रहिए, उसी के हिसाब से तैयारी कीजिए, उसी के हिसाब से खुद को फिट बनाइए। क्योंकि किसी भी फोर्स में जाना या किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कॉर्पोरेट को ज्वाइन करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पे आपको जो है ना मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से टफ होना पड़ेगा। तो शायद ये जो चैलेंज है वो किसी और जॉब में ना हो, कि जहाँ पे आपकी फिजिकल फिटनेस है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। हाँ, मेंटल तो फिटनेस तो आपकी मैटर करेगी, इमोशनल फिटनेस उसके साथ साथ जो है वो आपको बहुत ज्यादा अपनी काम करना पड़ेगा। तो जो सक्सेस मंत्र कह लीजिए या कह लीजिए कि किस तरीके से आगे बढ़े, तो मैं दो ही चीज कहूंगा, एक तो डिसिप्लिन, दूसरा कंसिस्टेंसी। तीसरी सही है चीज सर। जो है ना वो ये है कि टाइम की कदर करना सीखिए, अपना भी और दूसरों का भी। तो जब आप अपने टाइम की कदर करते हैं ना, तो आपको एक आदत हो जाती है कि मुझे ये काम इतने टाइम में ही करना है। तो जब आप तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको आदत हो जाएगी कि मुझे ये सिलेबस है इतने टाइम में ही निपटाना है। तो फिर आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी कि उस एग्जाम को, उस पेपर को मुझे इतने ही टाइम के अंदर उसको कवर करना है। तो ये धीरे धीरे आपको हर चीज में मदद करेगी। राइट सर, ग्रेट सर। मतलब ग्रेट लर्निंग वैल्यूज एंड ग्रेट सक्सेस मंत्र फ्रॉम माय साइड सर। आई टोटली एग्री विद दैट सर कि हर चीज के लिए जो भी आपको अचीव करना है उसके लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए। यू कैन नॉट से दैट भाई मैं तो सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ तो मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं। सो गाइस आई होप जो भी इस पॉडकास्ट को सुनेंगे तो आई होप दे विल लाइक द एक्सपीरियंस ऑफ साहिल सर। सो ही इज अ, मैं बता रहा हूँ जब आप इनसे पर्सनली मिलेंगे तो ही इज वेरी विटी पर्सन एंड चार्मिंग टू, ऐसा नहीं है। एंड आप जब इनसे लेट से मिलते हैं तो आप इनकी कंपनी हमेशा एंजॉय करोगे, यू विल फील वेरी हैप्पी। एंड आई वाज हिज जूनियर, तो मुझे तो एक सीनियर जूनियर वाला वो रहता है ना कि सीनियर हमेशा थोड़ा सा पैम्पर करके रखता है जूनियर को, तो मुझे हमेशा उनसे यही मिला है। सो आई एम लकी टू हैव अ सीनियर, सच टाइप ऑफ सीनियर्स। सो थैंक यू साहिल सर फॉर योर टाइम एंड valuable experience that you have shared with us. So for audience, one more thing, अगर आप साहिल सर को फॉलो करना चाहते हो तो you can follow him on Instagram. So Sahil sir is there, and you can also follow me on Instagram. So I'm already there. So thank you, sir. Thank you once again for your थैंक valuable यू, time, sir. थैंक यू राज, थैंक यू। इट वाज अ प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। Thank you, sir. Thank you. Good day, sir. Bye bye.